एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रजभूषण शरद सिंह ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर बड़ा हमला किया और कहा कि ये खिलाड़ियों के लिए खलनायक हैं। बहुत बड़ी बात कह दी। बजरंग और विनेश नायक नहीं है, ये खलनायक हैं, ये ब्रजभूषण शरद सिंह का कहना है। और उन्होंने कहा कि इनके हटने से कुश्ती को फायदा होगा। विनेश ने नियम तोड़ दिया था और ट्रायल का, हालांकि कल जब विनेश बोल रहे तो उन्होंने कहा कि हमने ट्रायल दिया था, लेकिन ब्रजभूषण शरद सिंह ने कहा कि विनेश ने नियम तोड़ दिया था ट्रायल का। जूनियर खिलाड़ियों के लिए खलनायक है। उन्होंने कोई आदर्श पैदा नहीं किया है। बजरंग पूनिया एशियन गेम्स से भी बिना ट्रायल के क्यों चले गए? ट्रायल की मांग होती रही, विशाल करता रहा, क्यों नहीं ट्रायल दिए? ये लोग नैतिकता की बात करते हैं। बिना ट्रायल दिए जाओगे, एक सिस्टम को हाईजैक करके जाओगे। क्या भगवान नहीं बैठा है? क्या ऊपर वाला नहीं है? क्या इस दुनिया को ब्रजभूषण सिंह चला रहे हैं? क्या इस दुनिया को बजरंग पूनिया चला रहे हैं? हमारे हिसाब से कांग्रेस को सफाई देते देते ही ये उनका पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि खेल के मामले में हरियाणा देश का मुकुट है और इन्होंने खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किया है, खिलाड़ियों को बदनाम किया है, बहन बेटियों की इज्जत खराब किया है, बहन बेटियों को बदनाम किया है। और इनके कारण आज महिला खिलाड़ी सर उठा करके नहीं चल पा रही हैं। उसके कारण बजरंग हैं, विनेश हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और कांग्रेस पार्टी है खलनायक। और अब बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और हमारे संवाददाता रमन सरी ने बीजेपी के नेता शाजिया आलमी से चुनाव को लेकर खास बातचीत की। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू की रैली में गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब जम्मू में दोबारा जो आतंकवाद सिर उठाने की कोशिश कर रहा है वो कभी उठा नहीं पाएगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक बार फिर अफजल गुरु की एंट्री हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए नेशनल स्पोक्स पर्सन शाजिया जी हमारे साथ मौजूद। शाजिया जी, सबसे पहले तो अमित शाह जी ने जिस शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आतंकवाद की एंट्री नहीं हो पाएगी, और अब्दुल्ला, गांधी और मुफ्ती को आड़े हाथे लिया है। गृह मंत्री ने साफ तौर से कह दिया है कि जिस तरह से आतंकवाद की कमर टूट गई है और तोड़ी जा रही है, वो फिर से अलगाववाद और आतंकवाद को ना तो पनपे दिया जाएगा और ना वो सारे परिवार जो लगातार अलगाववादियों के साथ मिलकर सत्ता में रहने की हवस में रहते थे, वो उस तरह की पॉलिटिक्स और विचारधारा को भी दफना दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे आर्टिकल 370 और 35A इसको दफनाया गया है, जो बाकायदा एक बेड़ी बना था, जो लोगों के रास्ते आड़े आ रहा था। तो अब ये तय करना है कांग्रेस पार्टी को, ये तय करना है कि वो संविधान के इशू पर कहाँ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी को अब डिसाइड करना है कि वो तिरंगे के साथ खड़ी है कि वो चाहती है कि दो यहाँ पे फिर से परचम ले रहा है। ये कांग्रेस पार्टी को बताना होगा सब जगह जाकर कि वो चाहती है कि क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, डायलॉग हो, LOC ट्रेड की बातचीत फिर से शुरू हो, या फिर वो चाहती है कि जो स्टोन पेल्टर्स हैं और जो संगीन आरोपी भी हैं उनकी रिहाई पर पुनर्विचार हो। इन सारे बहुत ही गंभीर इश्यूज पर, विषयों पर कांग्रेस को अपना रुख साफ करना होगा। ये रुख है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि ये गठबंधन एक बार फिर से हुआ है और साफ दिखाता है कि कांग्रेस का हाथ अलगाववादियों के साथ है। इसीलिए गृह मंत्री ने बहुत ही क्लियरली, साफ तौर से ऐलान किया है कि किसी भी तरह से भी आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा और दहशतगर्दी की पूरी तरह से कमर तोड़ी जाएगी। हमारा फोकस है पूरी तरह से एक नए दौर पर, एक नए युग पर, और पहली बार हम देख रहे हैं 10 सालों में एक अमन बहाली देखने को मिल रही है, स्थिरता देखने को मिल रही है। हम एक अग्रसर हो रहे हैं उस तरफ, उस दिशा में, और अभी से हम देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा समा बदला है, किस तरह से उन्नति और तरक्की की बात हो रही है। और जो युवा है कश्मीर का, वो फिर से प्रेरित है कि वो एक भारत में, एक बिल्कुल ही विकसित भारत की दिशा में उसको भी विकसित होना है, उसको भी आगे जाना है, और वो दहशतगर्दी के साए में जीना नहीं चाहता है।
जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है उसमें एक बार फिर अफजल गुरु की जो एंट्री हुई है, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जो अफजल गुरु को फांसी दी की जिस मकसद से दी गई थी वो मकसद सदा नहीं गई। अब ये सवाल तो कांग्रेस के नेताओं को देना है कि उनके इस बयान पर कांग्रेस कहाँ खड़ी है। वो पार्टियां जो लगातार जेएनयू में जा जाकर उन लोगों के साथ खड़ी थी जो बाकायदा नारे लगा रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और खुले तौर पर हमारे देश की सर्वोच्च अदालत का मजाक उड़ा रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे। अब देखना है कि उमर अब्दुल्ला की जो सोच है, जो उनका बयान है, उस पर उन्हीं की पार्टी, उनके ही प्रिय कांग्रेस, एक और दूसरे उनके पुराने शहजादे साथी क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है। और अफजल गुरु की एंट्री दरअसल इसलिए हुई है क्योंकि जिस तरह से चुनावी बिगुल बचा है और जिस तरह से ऐलान किया है अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री ने, कि किसी भी तरह से कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा, कोई भी गुंजाइश नहीं है किसी भी तरह के समझौते की, ना तो आतंकवादियों के साथ ना अलगाववादियों के साथ। और भारत पूरी तरह से, अगर बात होगी पाकिस्तान की, तो ट्रेड या तिजारत और बातचीत की बात अगर होगी तो वो टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चलेगा। हमारा फोकस पूरी तरह से है उन्नति और तरक्की पर और दहशतगर्दी के खात्मे पर। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि पहले जब बारामूला से लोकसभा सीट हारे तो उनको लगता था कि शायद मेरी बदकिस्मती थी, मेरा दिन अच्छा नहीं था या मेरे सितारे अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से मैं हार गया। लेकिन अब उनको महसूस हो रहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी उनको हराने के लिए। जेल से एक बंदे को लाया गया जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े, उसकी वॉइस रिकॉर्ड किए गए, उसको वहाँ पर भाषण में सुनाया गया और उनके खिलाफ एक साजिश रची गई। और अब विधानसभा में फिर उनको हराने के लिए वो साजिश रची जा रही है। देखिए, अब तक तो उनको ये लग रहा था कि जो पूरी ईवीएम है वही साजिश रच रही है, लेकिन दरअसल जब लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं और जब आपको भारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो आप बजाय ये कि अपनी नाराज़गी इंजीनियर रशीद पर निकालें जिसके हाथों आपकी भारी शिकस्त हुई है और जो ट्रॉमा से आप अभी भी गुजर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ और समाधान या इलाज ढूंढें। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करना चाह रहे हैं किसी साजिश की, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर, और सोच रहे हैं कोई षड्यंत्र चलते मुझे हराया जा रहा है। तो भैया, ऐसा कौन सा षड्यंत्र है जिसके चलते लोग आपको बार बार नापसंद कर रहे हैं, जिसके चलते आपको बार बार अपनी टोपी उतारनी पड़ रही है और लोगों के सामने अपनी इज्जत के लिए भीख मांगनी पड़ रही है? ऐसा क्या कौन सा षड्यंत्र है जिसके चलते आपको एक जगह नहीं दो जगह पर्चे भरने पड़ रहे हैं? ऐसा क्या खौफ और क्या ट्रॉमा है और कौन सी ये षड्यंत्र की थ्योरी है जिसके चलते उमर अब्दुल्ला जो हैं इतने ज्यादा सकपकाए हुए हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला किया और कहा कि उन्हें मत जिताना, नहीं तो जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा। हम जम्मू कश्मीर के विकास और आतंकवाद का खात्मा करेंगे और इसको काम हम आगे जारी रखेंगे। हमने जम्मू में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है, विकास किया है और कुछ क्या कहा अमित शाह ने, आइए सुनाते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं,
जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर चलो। भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। ये कांग्रेस पार्टी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? तो जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। चप्पे चप्पे पर हर घटना पर नजर रखने के लिए कैमरों को तैनात किया गया है और अलग अलग तस्वीरें में आपको दिखाया गया। और चुनाव की तैयारियां पूरी, ये देखिए, ये वो बूथ है जहां पर मतदान की प्रक्रिया होगी, लेकिन वहां पर कोई धांधली ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, उस पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से। इसके अलावा सुरक्षा बलों को भी अतिरिक्त सतर्क कर दिया गया है। वहां पर सतर्कता बढ़ती जा रही है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से सारी पार्टियां सक्रिय हैं। ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर सुरक्षा बल तैनात हैं। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी सारी तैयारियां कर ली गई है ताकि चुनाव में किसी भी तरह की कोई भी धांधली न हो पाए। ये देखिए, सीसीटीवी कैमरे पोलिंग बूथों पर लगा दिए गए हैं ताकि जब चुनाव की प्रक्रिया हो वो पारदर्शी तरीके से हो और वहां पर कोई भी कड़ी गड़बड़ी न हो पाए और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। देखिए, कैमरे लगा दिए गए हैं और ये तस्वीरें लगभग हर पोलिंग सेंटर्स की है जहां पर ऐसी ही सुरक्षा व्यवस्था, ऐसी तैयारियां की जा रही है। जहां पर पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया जा, उसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। राजस्थान के अलवर से बड़ी खबर, जहां पर बाघ दिखने से हड़कंप मच गया है। ड्रोन कैमरे में बाघ की लोकेशन पता की जा रही है। वन विभाग की कई टीम बाघ को पकड़ने के लिए जुटी हुई है। हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान की सीमा में ये बाघ घुसा है। अभी यूपी में भेड़िए का आतंक था, अब अलवर की खबर है जहां पर बाघ दिखने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे के जरिए इस बाघ को ट्रेस कर रही है। चूंकि खतरा है, लोग डरे हुए हैं और अभी बहराइच में जिस तरीके से भेड़ियों का आतंक है, 10 लोगों के मरने के बाद हर तरफ लोग डरे हुए हैं, सतर्क हैं। ऐसे में अलवर से जो खबर आ रही है वहां पर बाघ की मूवमेंट देखी गई और अब उसको ट्रेस किया जा रहा है। देश में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कानून बनता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। कोलकाता कांड के बाद पूरे देश में बेटियों से दरिंदगी को लेकर आक्रोश है। बेटियों की सुरक्षा और इंसाफ की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंगाल में ममता सरकार ने एक नया अपराजिता विधेयक भी पास कर दिया, जिसमें दोषी को 10 दिन के अंदर फांसी देने का प्रावधान किया गया। लेकिन शर्मनाक यह है कि इन सब के बावजूद बेटियों के साथ जातियां अभी भी हो रही हैं। उज्जैन से खबर आई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक गरीब महिला के साथ सरेआम फुटपाथ पर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और लोग वहां तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे। जबकि जबलपुर में 70 से अधिक छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया। मध्य प्रदेश में रोज 18 बहनों के साथ किसी न किसी प्रकार के बलात्कार, अत्याचार, अनाचार होते हैं। अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की जघन्य वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कोलकाता में अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। रेप, गैंगरेप की जघन्य वारदातों के खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद दरिंदे बेखौफ हैं। देश में बेटियों की सुरक्षा एक बार फिर गंभीर मसला बन गया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच महाकाल की नगरी उज्जैन से एक ऐसी जघन्य वारदात सामने आई है कि हर कोई हैरान रह गया। कोयला फाटक इलाके में कचरा बीनने वाली गरीब महिला के साथ सरेआम दिन दहाड़े फुटपाथ पर रेप हुआ। बेशर्मी की हद तो ये है कि सड़क पर गुजरते लोग दरिंदगी का वीडियो बनाने में मशगूल रहे। किसी ने महिला को बचाने की कोशिश तक नहीं की। हैवानियत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो भूचाल आ गया। सोचिए,
दरिंदे किस कदर बेखौफ हैं और लोग किस तरह संवेदनहीन हो चुके हैं। शर्मसार कर देने वाली ये वारदात 4 सितंबर की है। आरोपी शख्स ने महिला को पहले जबरन शराब पिलाई और फिर सरेआम फुटपाथ पर ही उसके साथ रेप किया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। कोयला फाटक के वहाँ पर तो एक महिला और एक पुरुष के एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद मामला संज्ञान में लिया गया, जिसके बाद महिला को थाने पर लाकर पूछताछ की गई। वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन पुलिस हरकत में आई और पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने लोकेश नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य की सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में रोज 18 बहनों के साथ किसी न किसी प्रकार के बलात्कार, अत्याचार, अनाचार होते हैं। हद तो तब हो गई जब उज्जैन मुख्यमंत्री का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सार्वजनिक स्थान पर फुटपाथ पर एक बहन का रेप कर दिया। क्या हालात है मध्य प्रदेश के? क्यों मौन है मुख्यमंत्री? क्यों मौन है शिवराज सिंह चौहान? क्यों मौन है भारतीय जनता पार्टी? क्यों नरेंद्र मोदी जी को एक शब्द भी इस पे बोलते नहीं आता है? अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है और जिस प्रकार की चीजों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जीतू पटवारी जी, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि ऐसे लोग बचेंगे, कोई भी हो। उज्जैन की वारदात को लेकर कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। एमपी में बीजेपी की सरकार है और सीएम मोहन यादव उज्जैन से ही हैं। ऐसे में सरेआम ऐसी दरिंदगी की घटना सवाल खड़े करती है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी नेताओं को अपने राज्य में बेटियों से दरिंदगी नहीं दिखती है। एमपी में हर रोज 18 बेटियों के साथ दरिंदगी होती है। ये तो एक उज्जैन का है, पूरे प्रदेश में हर जगह महिलाओं का मामला सामने आ रहा है। ये जो कानूनी व्यवस्था है पूरी ठप है और आज जनता इसकी पूरी गवाह है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये लूट, रेप, ये सब तो पूरे प्रदेश में हर जिले में हर जगह चल रहा है। तो जबलपुर में सरकारी गर्ल्स कॉलेज की 70 छात्राओं से ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाकर जालसाज ने कॉलेज की 70 छात्राओं को मैसेज भेजकर ब्लैकमेल किया और 2 लड़कियों से पैसे भी वसूले हैं। मतलब एक लड़की ने ये भी बोला कि मैडम हमसे पैसे की मांग की कि आप इतने पैसे दे दो, तो हमने ट्रांसफर कर दिए। तो वो उसका शायद रिकॉर्ड भी है उसके पास में, तो हम वो सहित एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। घटना शासकीय मानकुंवर बाई महिला कॉलेज की है। ब्लैकमेलर ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लड़कियों को मैसेज और कॉल किए। आरोपी ने लड़कियों पर आरोप लगाया कि उनके मोबाइल से अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं। कॉल करके आरोपी ने लड़कियों को धमकाया और पैसों की डिमांड शुरू कर दी। आरोपी ने 70 लड़कियों को इस तरह से ब्लैकमेल किया और पैसों की डिमांड की। अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का पता चलते ही पुलिस हरकत में आई और पीड़ित छात्राओं के बयान के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस मामले को साइबर फ्रॉड की वारदात बता रही है और आरोपी की तलाश तेज कर दी है। ये कहा गया कि यदि आपके द्वारा ये वीडियोस जो है सर्कुलेट किए गए हैं और उसके बाद कुछ बच्चों ने अभी तक ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने अभी तक जिनकी सूचना मिली है, जिन्होंने पैसे दे दिए हैं और ये साइबर फ्रॉड का केस है जिसमें एफआईआर रजिस्टर करके आगे कार्रवाई की जाएगी। बंगाल में भले ही बीजेपी बेटियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रही है, लेकिन महिला अपराध में एमपी और राजस्थान की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। जरा एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करिए। साल 2022 में राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप के 5,399 मामले दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 3,690 केस दर्ज हुए, जबकि मध्य प्रदेश में रेप गैंगरेप के 3,039 मामले दर्ज किए गए।
बेटियों की सुरक्षा और रेप और गैंगरेप को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन हालात नहीं बदल रहे। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब बड़ी वारदात सामने आती है तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। नोएडा के सेक्टर 24 इलाके में एक प्राइवेट स्कूल में बच्चियों के साथ छेड़खानी की वारदात सामने आई है। प्रिंसिपल और टीचर ने मामले को दबाने की कोशिश की। सवाल ये है कि क्या सिर्फ कानून बनाने से बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? शहर शहर बेटियों के साथ दरिंदगी करने वाले बेखौफ भेड़ियों पर लगाम आखिर क्यों नहीं लग रही? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।